हेलो एवरीवन, माय नेम इज संकेत और आज के इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 10 जो कि आज हम शुरू करेंगे। इसमें हम लोग एमसीक्यूज करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के। हालांकि हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। 9 लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर को खत्म किया है, जिसमें कि कुछ लेक्चर्स रिलेशंस के हैं और कुछ लेक्चर फंक्शंस के हैं। इसके बाद के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस में नहीं है, जिनमें कि इन्वर्टिबल फंक्शंस एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, ये 2 टॉपिक्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो हमने अभी डिस्कस भी नहीं करे एनसीईआरटी में, क्योंकि वो कट गए थे। हालांकि पुरानी एनसीईआरटी में अभी भी हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने आप से पढ़ सकते हैं या फिर हम उनके लेक्चर्स बाद में बना लेंगे। आज के इस लेक्चर में हमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं। ये एमसीक्यूज हमने पिक करे हैं जो सैम्पल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, और जहां जहां भी क्वेश्चन आ रखे हैं वहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस चैप्टर में जो एमसीक्यूज हैं, जो क्वेश्चन है, वो टोटल बोर्ड में एक ही आएगा। 5 नंबर में आ सकता है या 4 नंबर में आ सकता है, बस। तो मतलब ये दोनों चैप्टर्स मिला के कौन कौन से, रिलेशन एंड फंक्शन एंड आईटीएफ, ये दोनों चैप्टर मिला के कितने मार्क्स के हैं? 8 मार्क्स के चैप्टर हैं ये दोनों। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों 8 मार्क्स के चैप्टर हैं, इसका मतलब आईटीएफ जो है उसमें तो कुछ है नहीं ऐसा सिलेबस में, बहुत छोटा चैप्टर है, 1-2 दिन में आराम से हो जाएगा। इसलिए ये वाला चैप्टर मैक्स टू मैक्स 2 या 3 मार्क्स में आएगा। तो ये बचा हुआ जो चैप्टर है ये 5 या फिर 6 मार्क्स में आएगा। अगर 5 मार्क्स में आया तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का और एक बचा हुआ क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। तो जो मैक्स टू मैक्स एमसीक्यूज हो सकते हैं इस चैप्टर से पॉसिबल, वो हमने आज यहाँ पे कवर करेंगे। और इसका जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम सारी के सारी केस स्टडीज को कवर करेंगे। फाइन, सो चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर ये हो सकता है आज, बिकॉज आज हमने सारे रिलेशन और फंक्शन सारे एमसीक्यूज रखे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको डायरेक्टली आता है ऑप्शन टिक कर सकते हैं, नहीं आता है तो फिर आप सॉल्व भी इसे कर सकते हैं। सबसे पहले है कुछ रिलेशंस के क्वेश्चन है। आर एक रिलेशन है जो कि नेचुरल नंबर के सेट पर बना हुआ है। इस तरीके से डिफाइंड है कि n डिवाइड्स m। ये सारे क्वेश्चन हमने पहले भी करे हुए हैं, तो आपको काफी हद तक कनेक्ट कर पाएंगे आप। n डिवाइड्स m मतलब n छोटा नंबर है, m एक बड़ा नंबर है, इसका मतलब m बड़ा है, n छोटा है। अगर ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए? एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, 2 नंबर अगर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, सिर्फ क्वोशंट आएगा, दैट इज द नेचुरल नंबर। हमें बताना है क्या यह एक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, वो सारी की सारी बातें हैं। सो कैसे सोचेंगे इसे? अब आज लिखना तो हम नहीं सीखेंगे, आज तो हम डायरेक्टली सोचेंगे एमसीक्यूज को कैसे करते हैं। फाइन, सो सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे देखते हैं? दोनों नंबर्स को हम सेम करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि दोनों नंबर्स को सेम करिए। क्या n हमेशा n को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि दोनों को काट के तो 1 आएगा, वो एक नेचुरल नंबर है। मतलब रिफ्लेक्सिव का क्या होता है कि दोनों के दोनों एलिमेंट्स a और b, x और y, वो क्या होने चाहिए? x x a a, इस तरीके से। तो हाँ, बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि n डिवाइड्स n हमेशा होता है, ये एक ट्रू लाइन है। तो यस, रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल है ये। क्या सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक का मतलब क्या है? अगर m अपॉन n करके एक नेचुरल नंबर आ रहा है, तो क्या n अपॉन m करके भी एक नेचुरल नंबर आएगा? मतलब लेट्स से 4 अपॉन 2 करके तो 2 आता है, क्या 2 अपॉन 4 करके भी कुछ नेचुरल नंबर आएगा? नहीं। इस तरीके से सही है, इस तरीके से गलत है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। कैसे सोचेंगे? 4,2 तो रिलेशन में आ रहा है, लेकिन 2,4 रिलेशन में नहीं आ रहा है। अब तीसरा है ट्रांजिटिव। क्या यह ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव को कैसे सोचते हैं? ट्रांजिटिव कि m अपॉन n तो नेचुरल नंबर है, m n, जैसे a b c 3 बोलते हैं ना, a b b c, तो इस तरीके से एम एन और एन पी ले लो, एन पी भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं। हमें बताना है कि एम और पी करके भी नेचुरल नंबर आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग ऐसे सोचें कि एन एम को डिवाइड कर रहा है और एम किसी और को डिवाइड कर रहा है, पी को, तो एन पी को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। बहुत सिंपल है सोचना। तो अगर मैं इन दोनों को गुणा भी कर दूं, तो 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करके भी क्या आता है? नेचुरल नंबर ही आता है। तो एम अपॉन पी भी क्या आएगा? एक नेचुरल नंबर ही आएगा, इसलिए यह ट्रांजिटिव भी है। अगर आपको इतना टफ उसमें समझ में नहीं आता है, तो आप आसान उसमें भी समझ सकते हैं। किस तरीके से? कि n डिवाइड्स m, अगर ये ट्रू है, m डिवाइड्स p, ये भी ट्रू है, तो n p को भी डिवाइड कर देगा। सिंपल। मतलब हमारा पूरा का पूरा फोकस क्या होता है कि अगर कोई चीज सही है
तो जनरल डेफिनेशन, और कोई चीज गलत है तो काउंटर एग्जांपल सोचना है। फाइन। तो बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बस आपको यही दिमाग लगाना है कि है या नहीं है। तो फॉर द टाइम बिंग ये इसमें रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक नहीं, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो बाय डिफॉल्ट इक्विवेलेंस भी गलत हो जाएगा। इक्विवेलेंस का मतलब जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो। फाइन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हल्का सा क्वेश्चन था, छोटा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जहां पे कि बोला गया है कि सेटेड ट्रायंगल्स का यूक्लिडियन प्लेन में है। रिलेशन इस तरीके से इमेजिन करना है कि ए जो है वो बी के कॉन्ग्रेंट है। ठीक, ट्रायंगल्स हैं तो ठीक है, ए बी के कॉन्ग्रेंट देखना है। अब वैसे तो बहुत ज्यादा सिंपल है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक ट्रायंगल है, लेट्स से ए और बी, दो ट्रायंगल यहाँ पे बोले हुए हैं। तो अगर ए अपने आप के खुद के, तो वो कॉन्ग्रेंट हो गई। छोटी सी बात है। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों 100% सेम होने चाहिए। दो ट्रायंगल्स, उनको तभी कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ए अपने आप के कॉन्ग्रेंट तो होगा ही, बिल्कुल। रिफ्लेक्सिव है मतलब क्या सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक का मतलब क्या है? अगर ए एक ट्रायंगल है जो बी के कॉन्ग्रेंट है, तो बी भी तो ए के कॉन्ग्रेंट होगा, बिल्कुल। एंड ट्रांजिटिव, ए बी के कॉन्ग्रेंट है, बी सी के कॉन्ग्रेंट है, तो ए सी के भी कॉन्ग्रेंट होगा, बिल्कुल। तीनों के तीनों सही है। इक्विवेलेंट सोल्यूशन। कॉन्ग्रेंट का तो मतलब कुछ ऐसा है नहीं ना, बिकॉज कॉन्ग्रेंट में तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। दो ट्रायंगल, सिमिलैरिटी अगर होता तब शायद सोचना भी पड़ता, बट मुझे लगता नहीं, उसमें भी टफ है। दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर भी होते हैं, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उल्टा सीधा कैसे भी करो, तो आई डोंट थिंक ये भी टफ है। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंट दोनों में सेम ही तरीके से इसको करना होता। फाइन। अब चलिए जरा थर्ड, जिसमें कि बोला है ओके, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले भी हमने करा हुआ है। भाई का फिर मदर भी हो सकता है, यहाँ पे सिस्टर भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, एंसेस्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां पर। तो हमें वही सोचना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? क्या ए का भाई होगा खुद ही? ए ब्रो ए, बिल्कुल नहीं। कोई अपना खुद का भाई नहीं हो सकता, वो वैसे भी गलती है, सोचने में भी वो गलती है। फाइन। सिमेट्रिक, अगर ए बी का भाई है तो ए लड़का है और बी लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम ये बात नहीं कह सकते कि ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई ही होगा जिंदगी भर, ऐसा नहीं है। तो बी ब्रो या सिस्टर कुछ भी हो सकता है ए का, तो इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। तो ए भी तो बी का भाई है, ये तो सही है, बट ये लाइन गलत हो गई, इसलिए इसको गलत कंसिडर किया जाएगा। फाइन। एंड ट्रांसिटिव के लिए ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, इसका मतलब ए लड़का है, बॉय, बी भी भाई है सी का, तो बी भी बॉय हुआ, और सी चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए तो फिर भी सी का भाई ही कहलाएगा। तो इसलिए सिर्फ इसमें ट्रांजिटिव ठीक है, और ये दोनों गलत है, इसलिए इसको बोलेंगे नीदर सिमेट्रिक नॉर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ले लीजिए। तो सिमेट्रिक तो ये नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, नीदर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तो है। फाइन। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें रिफ्लेक्सिव ऐसे चेक भी नहीं करना था, कोई ना। जब हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम सारी डिटेल्स निकाल लेंगे, उसके बाद देखते रहेंगे क्या ठीक है क्या गलत है। फाइन। नाउ सॉल्यूशन फोर्थ, जिसमें क्या बोला है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन दिस सेट। इस सेट पे कितने मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं? ओके। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे ये तो सेट हो गया, ये तो ओरिजिनल है हमारे पास। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होगा जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा। फाइन। सबसे पहले मैं क्यों ना ये सोचूं कि ए क्रॉस ए क्या होगा, क्योंकि इसमें दो सेट नहीं है ना, एक ही सेट है। तो ए क्रॉस ए क्या होगा? एक और बार मैं ए को ही लिख रहा हूं। ए क्रॉस ए का मतलब क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि सबसेट तो वहीं से निकलेंगे ना। रिलेशंस क्या होते हैं? व्हाट आर रिलेशंस? रिलेशंस आर नथिंग बट द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी और ए क्रॉस ए, कुछ भी कह लीजिए, मतलब द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये एक छोटी सी चीज लिख रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको आसान फील हो क्वेश्चन। 3 1 3 2 एंड 3 3, ये लीजिए।
इनको लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हम जो 9 एलिमेंट्स हैं इन दोनों के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे वो 9 के 9 एलिमेंट्स हमने लिख दिए हैं। अब इनसे रिलेशन बनाना ज्यादा आसान है। सबसे पहले मैं एक रिलेशन बना रहा हूं, मेरे को इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा, तो मैंने एक रिलेशन बना रहा हूं जो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव करने के लिए मुझे मजबूरी में 1 1 2 2 3 3 तो लेना ही पड़ेगा। और ये सबसे छोटा है बेचारा ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अच्छा, इसमें से टोटल कितने रिलेशंस बन सकते हैं वैसे? तो 2 की पावर 9 ये होंगे जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आ सकते हैं ए क्रॉस ए में से। बट उन 2 की पावर 9 तो 512 होता है। उन 512 में से कुछ बेचारे गिने चुने 2-4 ही रिलेशंस होंगे जो क्या होंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। बाकी सारे के सारे इक्विवेलेंस नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो R1 हमने ये लिख दिया। फिर एक दूसरा रिलेशन और सोचिए, दूसरे कलर से लिख लेते हैं। वो इक्विवेलेंस में होना चाहिए तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव तो होना ही चाहिए। बट रिफ्लेक्सिव तो मैंने लिख दिया, तो एक दो एलिमेंट्स इसमें और भी ऐड कर देते हैं। जैसे कि 1 2 अगर मैंने डाला तो मुझे मजबूरी में 2, 1 भी क्या करना पड़ेगा? डालना पड़ेगा। अब आप नोटिस करिए ये एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। ये तीन तो है ही। फिर आप जैसे 1 1 1 2 बोलेंगे तो 1 2 भी है, तो ट्रांजिटिव भी है। 1 2 है तो 2 1 भी है, सिमेट्रिक भी है। फाइन। इसी तरीके से आप एक और रिलेशन बना लीजिए R3, जिसमें 1 1 2 2 और 3 3 ये तो होने ही चाहिए। अब मैंने एक और 1 3 और 3 1 ये लीजिए, ये डाल दिए हैं। अब ये भी क्या है? रिफ्लेक्सिव, आई मीन 1 3 डाला तो उसके लिए फिर 3 1 भी डालना पड़ा बाय, सो दैट वो क्या रहे? सिमेट्रिक भी रहे। फाइन। अब इसके बाद एक और रिलेशन, लेट्स से 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2 1 3 2 3 मान लीजिए ये डाल देते हैं 2 3 एंड 3 2। अब आप इसको भी एक बार देख लीजिए, ये तीन तो होने ही चाहिए और फिर ये दोनों मैंने सिमेट्रिक करने के लिए डाले हैं। तो देख लीजिए क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। 3 3 3 2 3 2 2 बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर तरीके से ये चीज बिल्कुल सेफ है। फाइन। अब आइए R5 पे एक रिलेशन और सोचते हैं। R5 में 1 1 2 2 3 3 हमने ये रख दिए तीन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो गया। मैंने कहा 1 2 रखता हूं। 1 2 रखा तो 2 1 भी रखना पड़ेगा मजबूरी में। बट ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने की वजह से वो तो यही बन गया, तो हमने कहा एक एलिमेंट और ऐड कर लो 1 3 करा तो मजबूरी में 3 1 भी करना पड़ेगा। ऐसा करने की वजह से हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तो हो गया है, तो अब हम क्यों ऐड कर रहे हैं और? बट आप अगर थोड़ा भी इसमें नोटिस करेंगे तो आपको बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाएगा कि 2 1 और 1 3 ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं A B B C, तो 2 3 भी चाहिए इसमें अगर उसे ट्रांजिटिव बनाना है तो। बस उसी मजबूरी की वजह से अब मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 2 3 और ये करा तो मुझे 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा। एंड दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम, ये उनके बीच के। तो द फाइनल आंसर इज 5। 5 ऐसे रिलेशंस होंगे जो क्या होंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे इन 2 की पावर 9 में से। फाइन। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है इफ अ रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3, वो ए सेट ही मान लीजिए, बी डिफाइंड बाय, अच्छा ये रिलेशन है। अब आपको बताना है क्या है ये रिलेशन की क्वालिटी क्या है इन तीनों में से। अच्छा, इक्विवेलेंस ऑप्शन ही नहीं है तो इसका मतलब इक्विवेलेंस नहीं है। सोचे 1 2 क्या ये है सिमेट्रिक, वो रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव ये तब होता रिलेशन जब इसमें 1 1 2 2 3 3 होता, दिस इज रिफ्लेक्सिव। ये मिनिमम होना चाहिए बट इसमें ऐसा नहीं है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या सिमेट्रिक है? 1 2 है बट 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव के लिए हमने कैसे बताया था? 1 2 है बट दूसरा मुझे 2 के साथ तो मिल ही नहीं रहा कुछ भी, मतलब मुझे ये तो मिल ही नहीं रहा, सिर्फ इसमें यही एलिमेंट है। जब इसमें एलिमेंट यही है, जब ये एलिमेंट मिल ही नहीं पाया, मतलब ये तो क्वेश्चन ही आधा अधूरा है। जब क्वेश्चन ही आधा अधूरा है तो ए सी की तो बात मैं कर ही नहीं सकता। मतलब मैंने ए कॉमा बी की बात करी बट बी कॉमा सी कहाँ है? ये तो है ही नहीं, तो इसकी बात कहाँ से करनी है? ये तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसा कर नहीं पाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन आधा अधूरा है, मतलब आप गलत नहीं साबित कर पाए कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए मजबूरी में हमें क्या बोलना पड़ेगा कि हाँ ये ट्रांजिटिव है। जब तक आप गलत नहीं दिखा सकते तब तक के लिए आपको ट्रांजिटिव तो बोलना ही पड़ेगा।
हेंस इट इज ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, नन भी नहीं है, ट्रांजिटिव है। फाइन। ऐसे रिलेशन हो सकते हैं जो तीनों ही ना हो, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव, बट फॉर द टाइम बिंग ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि ट्रांजिटिव है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि यह बोला है ए एक रिलेशन है 1 2 3 एंड कंसिडर, ओके यहाँ पे ब्रैकेट है, ये एक रिलेशन को कंसिडर करिए, ये लीजिए 1 1 2 2 3 3, मतलब रिफ्लेक्सिव है, 1 2 है, 2 1 नहीं है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, 1 3 है, 3 1 नहीं है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है 1 2 3 की वजह से, ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, एंड ट्रांजिटिव 1 2 2 3 1 3 है। और मतलब आप ना हर तरीके से इसको चेक कर लीजिए क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। 1 2 2 3 एंड 1 3, और मतलब आप हर तरीके से इसको देख लीजिए एक बार, मुझे लगता है कि हाँ ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि कुछ ऐसा पकड़ में तो आ नहीं रहा है। 1 2 तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव, अच्छा ये गलत हो गया, नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। ओके, सो इट सीम्स कि ये ट्रांजिटिव तो नहीं है, ये तो कंफर्म्ड है, बट ये रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब यही ऑप्शन ठीक होना चाहिए। एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं है सही, क्योंकि ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसमें गलत तो ढूंढ नहीं पा रहा हूं मैं, और शायद ये होगा भी नहीं गलत, तो इसलिए ट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो इन चारों ऑप्शन में से देखने पे ये ज्यादा सही लग रहा है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। फाइन। फिर भी आप इसमें थोड़ा सा टाइम लेकर आप लोग देख सकते हैं, पेपर में कई बार माइंड में उस टाइम क्लिक नहीं करता है, थोड़ा टाइम लेकर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला गया है, ओके इसमें बोला है आर एक रिलेशन है, सेट एन है, ये लीजिए ये है रिलेशन, इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे और इस लिमिट में रहेंगे। जो बी है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, तो बी 6 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में देख लो बी 6 से बड़ा किस किस में है, तो 6 से बड़ा इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें तो नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर बोला है ए इक्वल टू बी माइनस 2 होना चाहिए, इसका मतलब ए जो भी है छोटा होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि बी माइनस ए करके कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देख लो किन दो को माइनस करके 2 आ रहा है, तो 8 और 6, ये सही है। यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे तो पता नहीं क्या ही आ रहा है, तो ये दोनों गलत हो गए, ये सही हो गया। बस इस कंडीशन को फुलफिल करना है। तो ऐसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, बिल्कुल आ सकता है पेपर में, क्योंकि 38 क्वेश्चन हैं। वैसा तो है नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन में बहुत भारी दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो विद इन सेकेंड्स भी हो रहे होंगे, तो ये उसी कैटेगरी का क्वेश्चन होगा। फाइन। अब चलते हैं, ओके ये सब भी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। ए एक सेट है 1 2 3 और 1,2 उसमें आना चाहिए, तो बताइए कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बन जाएंगे। मतलब 1,2 को रखना है, मजबूरी है। अच्छा, तो सबसे पहला बनाएंगे वही 9 एलिमेंट सोचे जो अभी कुछ देर पहले हमने सोचे थे, क्रॉस प्रोडक्ट जब क्या था ए क्रॉस से। तो पहला रिलेशन मैंने बनाया, इक्विवेलेंस करना है, इसका मतलब 1 1 2 2 और 3 3 तो मजबूरी में आने चाहिए। बट बुक वाले ने कहा कि 1,2 को भी लेना जरूरी है, 1,2 लिया तो 2,1 भी लेना पड़ेगा। बन गया पहला रिलेशन इक्विवेलेंस, बिल्कुल। अब R2 पे आइए, 1 1 2 2 3 3, 1 2 लिया तो 2 1 भी लेना पड़ेगा सिमेट्रिक करने के लिए। नया एलिमेंट सोचिए, 1 3 सोच लिया तो 3 1 भी लेना पड़ेगा, बिल्कुल। बट ऐसा करने से अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो 2 1 और 1 3 जो पहले मैं बता रहा था आपको वही फंस जाएगा। 2 3 2 1 1 3 और फिर 2 3, तो 2 3 इस पूरे सेट में नहीं है। इसका मतलब एक बच्चे के माइंड में ये भी आ सकता है कि सर फिर हमने ये क्यों लिया 1,3, इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन टेक 2,3 एंड 3,2। हम जस्ट सेइंग मैंने 1,3 नहीं लिया, मैंने ये ले लिया 2,3 और 3,2। अब इसमें क्या मुसीबत है, क्या कोई मुसीबत दिख रही है आपको? आराम से देखिए, आराम से सोचिए, वही वाली बात फिर से हो जाएगी कि 3,2 है, 2,1 है, बट फिर 3,1 इस सेट में नहीं है। इसलिए आप चाहे कैसे भी करके कान पकड़ लीजिए, आप एक बात अच्छे समझ जाएंगे कि जो अगला जो सेट बनने वाला है
वो मजबूरी में आपको क्या बनाना पड़ेगा, 1 3 3 1, और फिर वो 2 3 वाली प्रॉब्लम हटाने के लिए 2 3 और 3 2 को भी रखना पड़ेगा। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। आपको इक्विवेलेंस बनाना है तो आपने 1 2 डाला क्योंकि बुक वाले ने कहा है, तो 1 2 के साथ आप 2 1 को ले आए। ऐसा करने से ये पूरा का पूरा इक्विवेलेंस रहा। फिर हमने दूसरा बनाने की कोशिश करी, यहाँ तक तो एलिमेंट्स हमने पुट करे, लेकिन उसके बाद हमने ये सोचा ये डालते हैं तो इसका ऑपोजिट डाल दिया। बट ऐसा करने से 2,3 की भी डिमांड आ रही थी, तो वो भी हमें रखना पड़ा। तो मजबूरी में इसलिए सिर्फ ऐसे कितने रिलेशन हो पाएंगे, सिर्फ 2 ही रिलेशन ऐसे पॉसिबल हैं जो इक्विवेलेंस है और जिनमें 1,2 भी आ रहा होगा। फिर भी अगर आप इस वाले क्वेश्चन में भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा कि 1,2 कितने में आ रहा होगा। एक इसमें आ रहा है और एक फिर फाइनल वाले में आ रहा है। बस, तो यहाँ से भी देख सकते हो, बट कोई ना। अब चलते हैं अगले पे। अब 1,2 1,3 दो है, कंडीशन थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, थोड़ी सी अलग है। कैसे? ये तो वही सेट है, 1,2 और 1,3 को भी रखवाना है, रिफ्लेक्सिव भी बनवाना है, सिमेट्रिक भी बनवाना है, ट्रांजिटिव नहीं बनवाना। तो इसका मतलब ऐसा रिलेशन इमेजिन करना है जो 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव करना है। 1 2 भी हो और 1 3 भी हो। 1 2 आया, 1 3 आ गया। इमेजिन करिए 1 2 के लिए मजबूरी में क्या लाना पड़ेगा, 2 1 लाना पड़ेगा, 3 1 लाना पड़ेगा इसके लिए। सोचिए क्या यह ट्रांजिटिव है? आप खुद इमेजिन करिए, इन 3 की वजह से ये रिफ्लेक्सिव हुआ। 1 2 के लिए 2 1 लाना पड़ा, 1 3 के लिए 3 1 लाना पड़ा। बुक वाले ने कहा था 1 2 1 3 तो रखनी है, 2 हमने एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिए। सोचिए क्या यह ट्रांजिटिव है या नहीं है? बहुत सिंपल है, 1 सेकंड नहीं लगता है सब देखने में। 2 1 है, 1 3 है, लेकिन 2,3 प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो दोनों है, ये रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी है। वही तो हमें चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। अच्छा, अब एक दूसरा रिलेशन सोचिए, उसमें भी यही 3 लिखिए, 1 1 2 2 एंड 3 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर इसके लिए 2 1, फिर उसके लिए 3 1। अब बचे ही कितने एलिमेंट्स हैं? बचे ही 2 एलिमेंट्स हैं खाली, 2,3 एंड 3,2। बट ऐसा करने से ये 9 एलिमेंट्स तो हो गए, लेकिन ये तो ट्रांजिटिव भी हो गया। हमें क्या चाहिए था कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, सिर्फ एक ही ऐसा रिलेशन है जो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, और वो है जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने। फाइन, तो सिर्फ ऐसा एक ही रिलेशन है, इसलिए द आंसर इज 1 ओनली। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है ना। बस आपको रिलेशन देखना है, उसका अगर एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल दीजिए और फिर चेक करिए वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें क्या बोला है, इसमें हम लोगों को ये रिलेशन दिया हुआ है कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, ये दिया हुआ है। और a सेट है जिसमें कि कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 6 एलिमेंट्स हैं टोटल, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और रिलेशन ये रहा कि 2 डिवाइड्स कर रहा है a माइनस बी को। हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है 0 की। हमें ये सब नहीं बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। ऑब्वियसली ये इक्विवेलेंस होगा, वैसे तो लिखा भी है, तभी हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए भी आ रही है। हमें यह बताना है कि a माइनस बी अपॉन 2 करके एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो रिलेशन में आएगा। अब बुक वाले ने कहा है कि 0 की इक्विवेलेंस क्लास बताइए। व्हाट डज इट मीन? 0 की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है कि 0 के साथ कौन कौन और रिलेशन बनाएगा, मतलब 0 के साथ वो कौन से नंबर हैं जो गठबंधन करेंगे और 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे, ये बताना है। तो मैंने पहले भी इसको कई बार बताया है कि आप a को 0 एज्यूम कर लीजिए, माइनस बी अपॉन 2, तो माइनस बी बाई 2 नेचुरल नंबर होना चाहिए। बस अब सोचते रहो b की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए। तो b कैन बी 0 और 2 और 4। तो 0 2 4 वो ऐसे नंबर हैं, 0 2 4 वो ऐसे नंबर हैं कि अगर यहाँ पर 0 रखा जाए और यहाँ पे 0 2 या 4 भी रख दिया जाए, वो तब भी क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है, तो दैट्स द फाइनल आंसर। बाकी ये 3 गलत है। फाइन, तो इक्विवेलेंस क्लास का तो क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है, इस साल भी बिल्कुल आने के चांस है। ओके, ये भी एक क्वेश्चन है, इक्विवेलेंस क्लास का ही क्वेश्चन है। इसमें भी 4 एलिमेंट्स हमको दिए हैं और इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। ये डबल वाला है जिसमें 4 आते हैं, और जो अभी इससे पीछे था वो कपल्स वाला था, वो 2 2 वाला था। ये 4 4 वाला है।
इसमें बोला है ए बी सी डी के साथ तभी रिलेशन बनाएगा अगर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो 1 3 हम यहाँ पे लिखते हैं, ये पहले भी हमने बताया है। इसका रिलेशन सी कॉमा डी के साथ तभी बनेगा, इफ एंड ओनली इफ का साइन है ये। ए डी के साथ जुड़े, ए डी के साथ जाए और ये इसके साथ, तो 1 + डी इज इक्वल टू 3 + सी। सो डी माइनस सी इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। बस ये सोच लीजिए कि d माइनस सी करके 2 आना चाहिए। ऐसे नंबर उठा लो कि 2 को माइनस करके 2 बन रहा हो, वही आ जाएंगे इसमें आंसर में। अच्छा, जो जिसकी इक्विवेलेंस क्लास होती है वो एलिमेंट तो आना ही चाहिए। जैसा आप नोटिस करेंगे तो 3 - 1 करके भी 2 ही आ रहा है, तो इनमें से 1 3 तो होना ही चाहिए। इसका मतलब 1 3 इसमें नहीं है तो ये तो कट गया, 1 3 इसमें नहीं है ये भी कट गया। अब ये दो बचे ऑप्शंस, तो 4 - 2 करके 2 आ रहा है, इसलिए ये सही ऑप्शन है। यहाँ पे नहीं आ रहा है इसलिए ये एक गलत ऑप्शन है। तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको एटलीस्ट 50-50% तो पता चल ही जाएगा। फिर थोड़ा सा तुक्का मारने वाली बात है तो वो भी लग सकता है अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, जस्ट इन केस। ऐसे तो ये आना चाहिए, बहुत आसान सा ही टॉपिक है। फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ओके, एक रिलेशन दिया है, ए सेट दिया है, ये रहा वो सेट जिसमें कि 5 एलिमेंट्स हैं। ये रही रिलेशन की डेफिनेशन जिसमें कि a² - b² <8 आ रहा है। हमें r बताना है। r मतलब r कुछ नहीं, रोस्टर फॉर्म लिखनी है इसकी, मतलब रोस्टर फॉर्म लिखिए। ये लीजिए, रिलेशन अभी सेट फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, a और b दोनों के दोनों वहीं से उठेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप a को फिक्स कर लीजिए, कुछ भी एज्यूम करिए। जैसे कि आपने बोला a की वैल्यू मैंने 1 फिक्स करी, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर <8 हो रहा है। अब आप अपने हिसाब से सोचते रहिए कि यहाँ पर हम क्या क्या रखें जो 1 के साथ रिलेशन बन जाए। जैसे कि हो सकता है 1 के साथ 1 तो रिलेशन बना ही लेगा, बिल्कुल बना लेगा। 1 के साथ क्या 2 रिलेशन बना लेगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 - 4 बिल्कुल बना लेगा। 1 के साथ क्या 3 बना लेगा, 1 - 3 1 - 9 8 नहीं होता है, तो 1 के साथ 3 4 5 नहीं बना पाएंगे। अब 2 पे आइए, फिर 2 को रखिए यहाँ पे, तो 4 - 1 तो 4, 1 इसमें आ रहा है क्या, 4 माइनस, अच्छा इसे 4 नहीं सॉरी इसे 2 बोलना चाहिए, ये तो 2 है बेसिकली, तो 2 ये लीजिए। 2, 1 अगर आप b को 1 एज्यूम करते हैं तो 4 - 1 3 बिल्कुल आ रहा है। फिर 2, 2 भी आएगा। फिर अगर आप 3 इमेजिन करते हैं तो 4 - 9 5 वो भी आ जाएगा, 2, 3। फिर 2, 4 4 चौक 16 16 होता है, और 4 - 16 वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, नहीं। अब 3 को रखिए, तो 9 - 1 नहीं, तो 3 1 नहीं आ पाएगा। 3 2 आ जाएगा क्योंकि 9 - 4 ठीक है। 3 3 भी आ जाएगा, 3 और 4 तो 9 - 16, तो 16 - 9 कितना होता है, 15 16 9 5 6 7 बिल्कुल आ जाएगा। तो 3 4 भी आ जाएगा। 3 5 नहीं आ पाएगा, 9 और 25 काफी बड़ा गैप है। अब 4 को रखिए, ये लीजिए, 16 - 1 नहीं आ पाएगा। 16 - 4 12 नहीं आ पाएगा। 16 माइनस 3 का स्क्वायर 16 - 9 तो 7 बिल्कुल आ जाएगा। तो 4, 3 4, 4 भी आ जाएगा, और 4, 5 16 और 25 9 तो वो भी नहीं आ पाएगा। और 5 के साथ कौन कौन आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर <8, 25 - 1 25 - 4 25 - 9 25 - 16 25 - 25 सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, एंड दैट इज 5, 5। सो दैट्स द आंसर। अब इसमें हो सकता है आपसे पेपर में पूछ ले कि बताइए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से क्या क्या है। तो इसमें क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सारे ही आ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव है। फिर पूछेगा सिमेट्रिक है क्या, 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 3 है 3 2 भी है, 3 4 है 4 3 भी है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है। फिर ऐसे ही हो सकता है ट्रांजिटिव के लिए भी पूछ ले। तुम फॉर द टाइमिंग अभी देखने में तो लग रहा है कि हाँ ट्रांजिटिव है, कोई गलती अगर पकड़ में आ जाए तो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से ट्रांजिटिव भी है। फाइन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन हो गया। बाकी अगर गलती इसमें कहीं दिखती है तो आप देख लेना कि क्यों नहीं है ये ट्रांजिटिव। फाइन, तो आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये हम लोगों ने 12 क्वेश्चन रिलेशंस के करे हैं
इक्विवेलेंस क्लास का जिसमें क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे पूरे चांस है। बाकी सारे क्वेश्चंस आपके अपने लिए अच्छे हैं, ट्राई कर सकते हैं, समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो आप लोग अगर इन्हें उतार भी लेंगे तो 2-3 बार अगर देखेंगे तो आपको खुद ही ये चीज समझ में आने लग जाएंगी। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कि क्या बोला हुआ है, एफ एन इक्वल टू 2n+3। अब यहाँ से फिर फंक्शंस के क्वेश्चन शुरू हैं। हमने 12 क्वेश्चंस रिलेशन के करे, अब 18 क्वेश्चंस जो हैं वो फंक्शंस के हैं। फंक्शंस का भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में 1 मार्क्स में। Let n be the set of natural number and the function f from natural number to natural number be the function defined by fn equal to 2n+3 for all n। ये for all का सिंबल होता है, n belongs to natural number। तो फंक्शन क्या है, on to, 1 1, 1 1 on to या none of this। ओके, सबसे पहला है, अगर इसको डायरेक्टली करना होता तो कैसे करते हैं। डायरेक्ट के हिसाब से 2x+3 और 2n+3 यह एक स्ट्रेट लाइन है ग्राफ के हिसाब से। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ये 1 1 on to दोनों होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जब हम बनाते हैं तो वो y एक्सिस को पूरा का पूरा कंज्यूम करती है और हर वैल्यू पे अलग अलग आंसर आता है, मतलब हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट को पास करते हैं। बट वो चीजें तभी सही है जब बात किस चीज की हो रही हो, जब बात किस चीज की हो रही हो, रियल टू रियल की बात जब हो रही हो तभी अच्छी है ये सब चीजें। जब नहीं तब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहला काम है 1 1 को चेक करना। तो 1 1 में मेरे को लगता नहीं है कोई गलती है, बिकॉज 1 1 के लिए आप नेचुरल नंबर अगर डालेंगे यहाँ पर तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि हर बार क्या आएगा, अलग अलग आंसर आएगा। इसका मतलब ये 1 1 तो है। लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, हमने पीछे चेक करा हुआ है। अब ऑन टू के लिए कैसे चेक करेंगे, ऑन टू के लिए हम लिखते हैं ऐसे। अगर बात रियल नंबर की होती तो हम लोग लिखते हैं y-3/2 इक्वल टू n एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, आंसर आ गया। बट आज क्या मुसीबत है, आज यह मुसीबत है जब मैंने बताया जब नेचुरल नंबर इंटीजर्स इनके जब सेट होते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं 1 2 3 4 5, यहां से तो हम एलिमेंट्स पिक करेंगे। 1 कहाँ जा रहा है, 1 जा रहा है 5 पे, 2 कहाँ जा रहा है 7 पे, 3 कहाँ जा रहा है 9 पे। इस तरीके से आप खुद सोचिए कि 1 2 3 4 ये बेचारे कहाँ हैं, 6 8 ये कहाँ है, ये इनकी तो कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर ही नहीं थी। तो फिर हम कैसे लिखते हैं, लेट y इक्वल टू 1 देन देयर डज नॉट, इसको देयर डज नॉट रीड करते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन डोमेन। मतलब अगर हमने एक एलिमेंट उठाया 1 लेट से जो कि को डोमेन के साइड में, तो उसकी प्री इमेज माने x हमें डोमेन में नहीं मिल रहा है। प्री इमेज कुछ भी लिख सकते हो, सारी की सारी बातें ठीक है, मैंने क्या आपको समझ में आना चाहिए बस। तो अभी के लिए यह क्वेश्चन 1 to 1 है बट ऑन टू नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट बाइजेक्टिव भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। फाइन, आई होप ये एक बहुत अच्छा तरीका है इन क्वेश्चंस को पता करने का, इनको पढ़ना भी ऐसे ही है। अगर रियल टू रियल होता फिर बात अलग होती, बट आज ऐसी बात है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। नाउ क्वेश्चन 14th, ओके, जिसमें क्या बोला है, सेट ए में है 3 एलिमेंट्स, सेट बी में है 4 एलिमेंट्स, 1 to 1 मैपिंग्स कितनी होंगी ए से बी पे, 1 to 1 मैपिंग्स। ओके, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए ए बी सी, और यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ये ए सेट है, ये बी सेट है। वैसे तो ना इनके सबके फॉर्मूले हैं, मैं वो सारे के सारे फॉर्मूले इस वाले में आई मीन वीडियो में लास्ट में लगा दूंगा, आप वहां से भी उन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर यही लगा दूंगा अभी जब वीडियो एडिट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मैं आपको इसमें जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले तरीके हैं उससे बता देता हूँ। सारे के सारे फॉर्मूले फिर एक पेज पे आपको देखने को मिल जाएंगे। हमें इसमें 3 एलिमेंट दिए हैं, इसमें 4 एलिमेंट दिए हैं। 1 to 1 मैपिंग का मतलब क्या है कि ए के पास कितने रास्ते हैं जाने के, तो ए 1 2 3 4 में से किसी के पास भी जा सकता है। इसका मतलब ए के पास है 4 तरीके जाने के, फिर बी उन बच्चों में से किसी ना किसी के पास जाएगा, इसका मतलब बी के पास है 3 तरीके, और फिर सी के पास उस हिसाब से 2 तरीके। तो द आंसर इज 4 3 12 एंड 12 2 24। सो दिस इज द आंसर। फाइन, आपको इस साइड से चेक करना है कि ए के पास कितने ऑप्शन है जाने के। ए 4 में से किसी के पास भी जा सकता है, बी फिर 3 बच्चों में से जाएगा, सी फिर जो 2 बच गए होंगे उनमें से किसी के पास जाएगा। फाइन, तो बहुत सिंपल है, फिर इन्हें गुणा कर देंगे। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला तरीका है, हल्का है, आसान है। कुछ कुछ इसमें टफ भी है, ऐसा नहीं है, कई बार ऑन टू के लिए इसमें टफ भी आ जाते हैं, डिपेंड करता है यहाँ ज्यादा एलिमेंट्स हैं, यहाँ ज्यादा एलिमेंट्स है क्या है, तो ये सारी चीजें भी इसमें मैटर करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ओके, इसमें क्या बोला है, एक फंक्शन है जो कि ये रहा
एंड रियल नंबर से रियल नंबर पे जा रहा है। देन द प्री इमेजेस ऑफ 17 एंड -3 आर। ओके, प्री इमेजेस पूछी हुई है, 17 की प्री इमेज। देखिए सेंस क्या है क्वेश्चन का, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अगर मुझसे कोई बोलेगा 1 की इमेज, 2 की इमेज, 3, 4, 5, 17 की इमेज पूछते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम इंस्टेड ऑफ दिस एक्स हम यहाँ पे लिखते हैं 17। इसको क्या बोला जाता है, 17 की इमेज क्या होगी, मतलब यहाँ कहीं पर 17 है, इसकी इमेज बताइए क्या है, दिस इज नोन एज इमेज। बट आज क्वेश्चन क्या है, आज क्वेश्चन में बोला है कि प्री इमेज, इसका मतलब आज इधर 17 लिखा हुआ है और हमें बताना है कि ये प्री इमेज किसकी है, मतलब वो एक्स हमें बताना है, ये आंसर हमें आज दिया हुआ है, मतलब आज हमें ये वाई दिया हुआ है, हमें एक्स बताना है, इसका मतलब दिस द आंसर। सो वी हैव टू सॉल्व इट लाइक कि 17 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो प्लस माइनस 4 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए ये कैंसिल है। ओके, अब उसके बाद है -3, तो इसी तरीके से -3 भी लिखेंगे। -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, सो एक्स इक्वल टू अंडर रूट -4 प्लस माइनस। ऑब्वियसली ये एक इमेजिनरी टर्म है जो कि पॉसिबल नहीं है, और हम बात कर रहे हैं रियल नंबर की, इसलिए इस क्वेश्चन में हम क्या बोलेंगे, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, कि पहले वाले के लिए -4 और 4 आंसर है और दूसरे वाले के लिए 5 आंसर है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5। तो ये दोनों ऑप्शन भी अपने आप गलत हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है बस, जल्दीबाजी में हम इस पर भी टिक करके आ जाते हैं, इस पर टिक नहीं करना है। ये यहाँ पे -4, आप ऐसे भी सोचेंगे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, प्लस का साइन भी पॉजिटिव होता है, 1 भी पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव आउटपुट कैसे दे रहा है, वो तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, आपको इतना सा ध्यान रखना है। फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। ओके, इसमें हमें बोला है डोमेन निकालिए। तो डोमेन तो देखिए बड़ा सिंपल होता है इन क्वेश्चंस का, कैसे निकालते हैं, जो भी रूट के अंदर वाली वैल्यू है उसको क्या कर दीजिए, ग्रेटर देन 0 से। ये लीनियर इक्वालिटी का क्वेश्चन है, मतलब एक तरीके से अगर सोचा जाए तो 11th का। तो आपको अगर नहीं आता है तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। फिर इसको ये लीजिए, स्टेप बाय स्टेप ही कर देता हूँ। x, x -2, -1, x -2, हम इसी तरीके से इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, x -2, x -1। अब इसके बाद वीएवी का मेथड लगाते हैं, वो ज़्यादा आसान है, वो ज़्यादा अच्छा है, बाकी सब में फिर टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। कैसे लगाते हैं वीएवी कर्व, इन दोनों को 0 के बराबर लिखते हैं और जो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं हम उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, इससे बहुत टाइम बचता है। फिर हम 2 से बड़ा कोई भी नंबर सोचेंगे, 3, 4, 5, वो हम इन दोनों में पुट करके देखेंगे तो हमको फील होगा कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। हमको क्या चाहिए, ये ग्रेटर देन वाला चाहिए, इसका मतलब दिस एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन, हम 1 को ले सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमने डार्क सर्कल, यहाँ पर भी डार्क सर्कल। सो द फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो आप अगर यहाँ पे 2 से बड़ा कोई भी नंबर डाल रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, 1 से छोटा कोई भी नंबर डाल रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर इनके बीच का आपने कोई भी नंबर डाल दिया तो फिर आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं है। फाइन, बहुत सिंपल सा है, हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखिए। हमने सबसे पहले रूट के अंदर वाली टर्म लिखी है, उसको ग्रेटर देन 0 बोलने की कोशिश करी है, इक्वल टू 0 भी चल जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं है, और बाकी उसके बाद तो आप समझदार हैं कि जब नंबर लाइन बनानी है, वेव रिकवर मेथड, बहुत सिंपल चीजें। अच्छा, ये आधे घंटे का टॉपिक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वो वाला लेक्चर देख सकते हैं, समझ में आ जाए, देन उसके बाद फिर यहाँ पे आके वापस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कि हमें इंजेक्टिव फंक्शंस, इंजेक्शन वाला इंजेक्टिव मतलब 1 इंजेक्शन बोल दो 1 फ्रॉम ए ऑन टू इटसेल्फ, जो ए से ए पर हो। ठीक है, हमें यह बताना है कि अगर ए में n एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे डोमेन कोडोमेन दोनों सेम ही है इसलिए तो ए ही बोलेंगे। यहाँ पर n एलिमेंट्स है, मान लीजिए 1 2 3 n, और इसमें भी 1 2 3 n एलिमेंट्स है। तो बताइए कितने 1 to 1 मैप्स होंगे, जो भी पीछे किया था सेम टू सेम वही रूल है, वही उसी तरीके से भी कर लेंगे। क्या 1 के पास कितने ऑप्शन है, जो ये वाला जो 1 है डोमेन वाला, इसके पास कितने ऑप्शन है, n ऑप्शन, छोटी सी बात है, किसी के पास भी जा सकता है। फिर जो यहाँ पे जो 2 है उसके पास कितने ऑप्शन है, उसके बाद एक ऑप्शन कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जिस पे 1 चला गया होगा उस पे 2 नहीं जा पाएगा ना, n-1। फिर 3 के पास एक और कम हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो जो लास्ट में जो n बचेगा बेचारा, इसके पास खाली एक ही ऑप्शन होगा। इन सबको अगर आप गुणा करते हैं तो आपको फील हो रहा होगा दिस इज नथिंग बट
n फैक्टोरियल ओनली, n -1 n -2 till 3 to 1, दिस इज n फैक्टोरियल। NCN नहीं होगा, n भी नहीं होगा। अच्छा NPN इसमें हमने लिख दिया है, और NPN भी क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल विच इज n फैक्टोरियल अपॉन 1 विच इज n फैक्टोरियल ओनली, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। तो इसको मल्टीपल सेलेक्ट में इमेजिन करके आप टिक कर लीजिए। आई डोंट नो, ये थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, बट बहरहाल अभी के लिए दोनों चीजें सही है, हमको दोनों पता होनी चाहिए, दोनों बातें सेम होती है, फाइन। अब आइए, ओके, वाई इज मदर ऑफ एक्स। ऐसे क्वेश्चन हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वाले उसमें करें तो हमको वही याद आता है, वही फील भी होता है। अब बट जब इसमें क्वेश्चन आया है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्स कॉमा वाई, एक्स एक बंदा है, ठीक है। अच्छा हमको इसमें 1 1 ऑन टू इसके लिए पता करना है। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, आप इसको खुद से सोचिए पहले। आप जरा 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए, 1 सेकंड क्या 1 मिनट के लिए, और सोचिए कि क्या है ये, 1 to 1 है या नहीं है, और ऑन टू है या नहीं है, सोचिए। तब तक मैं जरा यहाँ पे, देखिए बड़ा ये डिबेटेबल अजीब सा क्वेश्चन है। इसमें मान लीजिए यहाँ पे पर्सन आ रहे हैं, यहाँ पे मदर्स आ रही है। चलिए अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए एक्स इज अ पर्सन, एक्स एक बंदा है, वाई उसकी मम्मी है। अब मम्मी कब बनी होंगी, जब बच्चा हुआ होगा, तो इसका मतलब वाई को मम्मी, तब तक तो वाइफ रही होंगी जब तक बच्चा नहीं हुआ होगा। जब बेटा या बेटी हुई होगी तो तब हमने इसको एज अ मदर कंसिडर किया और हमने इस कोडोमेन के सेट में डाल दिया, क्योंकि जो दूसरे वाला है वो है मदर वाला सेट, और जो पहले वाला है वो है पर्सन का सेट। तो इसका मतलब जो एक्स है ये दुनिया में कब आया होगा, जब ये मदर बनी होगी। इसका मतलब एक मदर के एक बच्चे भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा बच्चे भी हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है ये। हो सकता है यहाँ पे एक और बंदा आ जाए तो एक और, एक मम्मी कह रहा हूँ, एक लेडी के 2 3 बच्चे भी हो सकते हैं, फाइन। क्या कोई यहाँ पर ऐसा बच्चा बचेगा जिसकी मदर ही ना हो? वही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मदर तो लानी पड़ेगी। तो y1, तो यहाँ से इसको एक y2 बोल दो, मदर है, बेटा है, बेटी जो भी है। यहाँ पर क्या कभी ऐसा होगा कि यहाँ पे कोई खाली छूट जाए लेडी? वो खाली छूट ही नहीं सकती, क्योंकि खाली वो कैसे छूटेगी, क्योंकि हम उसको मदर कह रहे हैं, तो मदर है तो फिर कोई बच्चा भी होगा, x5। ना जस्ट इमेजिन करिए, क्या यह 1 to 1 मैपिंग आपको लग रही है कहीं से भी? ये बिल्कुल 1 to 1 नहीं है, इसका मतलब ये इंजेक्टिव नहीं है, तो ये है मैनी वन। और क्या ये ऑन टू रहेगा? क्या मतलब सब्जेक्टिव रहेगा? बिल्कुल ऑन टू बिल्कुल रहेगा। क्यों? क्योंकि मम्मी तो है ही ना, लेडी नहीं है, मम्मी तो है ही, सारी की सारी मम्मी आ जाएंगी, फिर उसके करस्पॉन्डिंगली उनके बच्चे भी आ जाएंगे। फाइन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव में कि ये जब क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं तो हम हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन के पीछे भागते हैं, बट ये क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शंस में भी आ सकते हैं। फाइन, नाउ अब एक क्वेश्चन है, रियल नंबर से रियल नंबर और फंक्शन ये रहा, और हमें इसकी रेंज बतानी है, ठीक है। अब रेंज का देखिए, एक जो सबसे सही इसमें एक जुगाड़ जो चल सकता है वो ये है, 1 - 2 कॉसेक्स है। जो कॉसेक्स है वो हद से हद क्या है और कम से कम क्या है, ये -1 से लेके 1 के बीच में ही फ्लोट करता है। तो -1 इसका सबसे छोटा वो हो गया, तो ये 1/3 दे देगा, और 1 रखने पे ये 1/1 दे देगा, तो 1 इसमें मैक्सिमम हो गया और 1/3 इसमें मिनिमम हो गया। सो द आंसर इज 1/3, 1। ये आंसर आ सकता है इसका, है ना। बाकी अगर इसको दूसरे तरीके से करना चाहेंगे तो फिर आप जानते हैं कि वो पूरा का पूरा जो पापड़ बेलने वाले तरीके हैं कि y, फिर आप y2y माइनस y cos x इक्वल टू 1, जो x की टर्म है वो एक साइड में रखनी होती है ना, फिर 2y - 1 इक्वल टू y cos x, फिर cos x इक्वल टू 2y - 1 अपॉन y, ये आया। फिर cos x -1 to 1 के बीच में होता है, तो ये पूरी की पूरी टर्म भी -1 से 1 के बीच में ही फ्लोट करेगी। फिर यहाँ से लीनियर इनइक्वालिटी की हेल्प से पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, घूम फिर के हम वहीं पहुंचेंगे। तो आप इससे भी कर सकते हैं, अगर आपने 11th में पढ़ाई लीनियर इनइक्वालिटी तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे कर पाएंगे, नहीं तो ये तो तरीका अपने आप में एक है ही। फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें क्या बोला है। अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
4 ऑप्शन है तो चारों इंपॉर्टेंट है, हद ज्यादा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन हैं, एक ही उसमें आ रखे हैं, बिल्कुल पेपर में आ सकता है, टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी दिमाग से चलेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए कैसे। ए एक सेट है जो कि -1 to 1 है, खाली आधा है, ठीक है, -1 to 1 है। बताइए क्या ये 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव, वो सब चेक करना है। सबसे पहले मैं सबसे आसान वाला फंक्शन उठाऊंगा जो कि जल्दी हो जाए। मान लीजिए मॉड एक्स के बारे में क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि मॉड एक्स हमने पढ़ा हुआ है बहुत बार। मॉड एक्स का ये ग्राफ होता है -1 to 1, किसी भी बोल रहे हो तो पूरे आर पे ही होता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को फेल करेगा। मान लीजिए -1 यहाँ है, 1 यहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को फेल कर देगा, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। क्या ये ऑन टू है? ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि इसके आंसर हमेशा पॉजिटिव आते हैं, इसलिए ऑन टू भी नहीं है। सेम हाल एक्स स्क्वायर का भी है, क्यों? क्योंकि ये ऐसा होता है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को फेल करेगा। 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि 0 से बड़े आंसर है इसके। जो फंक्शन है वो ए टू ए है इसमें, फाइन। फंक्शन इज ए टू ए, मतलब जो कोड डोमेन है वो -1 to 1 है, तो जो इनकी रेंज आनी चाहिए वो भी क्या आनी चाहिए थी, -1 to 1 आनी चाहिए थी, अगर ऑन टू चाहिए तो। अब इस पे आइए, एक्स मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, -x² और +x²। आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन हमने करा था, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। x जब 0 से छोटा है, x जब 0 से बड़ा है, इक्वल टू का साइन कहीं भी लगा सकते हो। x मॉड x ये है और ये है, मैंने 2 इसमें ब्रेक किया। आपको थोड़ा भी याद होगा तो हमने पहले भी इसके ग्राफ बनाए हैं। x जब 0 से बड़ा है तो x² ग्राफ है, और x जब 0 से छोटा है तो -x² ग्राफ है। ये था जो इसका फाइनल जो ग्राफ बनता है। अब ऐसा करने की वजह से क्या मुझे मिला, -1 to 1, ये -1 की लाइन हो गई, आई मीन ये +1 और ये -1 की लाइन है। ये इसको मिटा देते हैं, 1 सेकेंड, ये लीजिए, और यहाँ पे तो -1 to 1 आंसर भी आ रहा है, मतलब जो रेंज है वही कोडोमेन के बराबर भी आ रही है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को बिल्कुल पास कर रहा है, कहीं पे कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है। इसलिए यह एक ऐसा फंक्शन है जो 1 1 ऑन टू दोनों है, -1 to 1 के बीच में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने पहले तो इसे बहुत तसल्ली से सॉल्व किया था, पूरा इसमें पेज लगे थे 1 2। आज तो इसको डायरेक्टली हम ग्राफिकल से सोचेंगे। x/2 थोड़ा सा अजीब है, क्यों? हालांकि जब हम पेपर में बैठेंगे तो सबसे पहले हमारे जवाब यही आएगा, अच्छा लीनियर फंक्शन है तो ये तो गारंटेड होगा ही होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना अपॉन 2 है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी कोई नहीं। क्यों कह रहा हूँ मैं, 1 to 1 क्या ये 1 to 1 होगा या नहीं होगा? आप जो मर्जी इस पे नंबर रख लो, आंसर तो हमेशा अलग अलग ही आएगा। तो ये 1 1 तो है, बट क्या ये ऑन टू है या नहीं है, तो वो कैसे पता चलता है? y = x/2, तो x = 2y, ये आ रहा है। आप ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तब भी आप फील करिए क्या चल रहा है। अगर आपने x को 0 रखा तो 0 आंसर आएगा, मतलब 0 पे जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। 1 आप सबसे बड़ा इसमें नंबर रख सकते हैं तो 1 पे आंसर हाफ आएगा। -1 सबसे छोटा नंबर रख सकते हैं तो -हाफ आएगा। क्या आपको थोड़ा भी इसमें फील हो रहा है कि चल क्या रहा है? इसमें यह चल रहा है कि हाफ से बड़ा तो कभी आंसर आ ही नहीं पाएगा। जब हाफ से बड़ा कभी आंसर नहीं आ पाएगा तो जो हाफ के बाद के इतने सारे नंबर हैं 1 तक, और जो यहाँ से -1 तक, वो तो सारे छूट ही गए। इसका मतलब -1 की प्री इमेज नहीं है, 1 की कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए यह क्या है, एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो मैंने इन चारों को आपको तमीज से बाइफरकेट करके बता दिया है कि मॉड x दोनों ही नहीं होता, x² भी दोनों ही नहीं होता, ये दोनों ही है 1 1 ऑन टू, और ये 1 to 1 है, ऑन टू नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आराम से देखिए, आराम से करिए। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या बोला है, सेट ए में है 5 एलिमेंट्स, सेट बी में 6 एलिमेंट्स, 1 1 एंड ऑन टू। जब 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो 5 एलिमेंट्स तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे है ABCDEF, 6 एलिमेंट्स यहाँ पे है। ये A है, ये B है। ओके, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो 1 1 के लिए तो मजबूरी है क्या? मान लीजिए 1 A पे चला गया, 2 इस पे, 3 इस पे, 4 इस पे, 5 इस पे, ये तो छूट गया। आपसे लाख कोशिश कर लीजिए, एक तो छूटेगा ही छूटेगा। आप 1 1 इसे बनाएंगे तो एक तो छूटेगा ही छूटेगा। आप एक एलिमेंट से 2 इमेज भी पास नहीं करवा सकते, वो फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है। इसका मतलब आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, ऑन टू तो कभी नहीं हो सकता। जब ये ऑन टू कभी नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर 0 है। 1 1 ऑन टू मतलब अगर सोचेंगे आप तो नहीं है।
ये 1 1 बनाएंगे तो अलग बात है, ऑन टू बनाएंगे तो ऑन टू मतलब ऑन टू है ही नहीं ना, ऑन टू कभी बन ही नहीं पाएगा इसमें। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें कि हमने बोला है ए एक सेट है जिसमें कि n एलिमेंट्स हैं टोटल, और बी एक सेट है ए और बी। टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्शन, सर्जेक्शन का मतलब ऑन टू फंक्शंस बेसिकली। ए इंटू, अच्छा ये इंटू वगैरह इस पे इतना ध्यान नहीं देना है, तो ए टू बी मतलब सिंपल ये बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास है n एलिमेंट्स 1 2 3 n एलिमेंट्स, एंड यहाँ पर हमारे पास है ए एंड बी 2 एलिमेंट्स। नाउ इतने एलिमेंट्स में और वहां पर 2 एलिमेंट्स हैं, तो सर्जेक्टिव फंक्शंस का मतलब क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन मस्ट पार्टिसिपेट, तभी वो ऑन टू कहलाएगा जब रेंज कोडोमेन के बराबर होगी। इसका मतलब हमें इस बात से मतलब नहीं है कि 1 ए पे जा रहा है, 2 ए पे जा रहा है, 3 ए पे जा रहा है, एन बी पे जा रहा है। अगर ऐसा होता तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अगर आप नोटिस करेंगे तो हालांकि इसका जो फॉर्मूला है वो तो काफी गंदा है, बट हम इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। हमें इन दोनों का पार्टिसिपेशन चाहिए, मतलब ए को पार्टिसिपेट करना है और बी को पार्टिसिपेट करना है। क्यों ना हम ये सोचें कि इसमें टोटल फंक्शंस बनने कितने वाले हैं, टोटल इसमें कितने फंक्शंस बनेंगे। जस्ट इमेजिन फंक्शंस कैसे निकालते हैं हम। लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पर ए बी सी 3 एलिमेंट है और यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं, तो फंक्शंस अगर मुझे निकालने हैं दिस सेट से दिस सेट तक, तो कितने होंगे फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी सेट। फंक्शंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, रिलेशन का तो हम जानते हैं, 2 की पावर कितना, जितने ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स आएंगे, जैसे ए क्रॉस बी में अभी 3 4 12, तो 2 की पावर 12 तो रिलेशंस हो गए। फंक्शंस कितने होंगे, फंक्शंस निकालने के लिए हम कैसे करते हैं, हालांकि अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो 4 की पावर 3 इस टाइम पे फंक्शंस होंगे। बट पता कैसे चलता है कि फंक्शंस कितने होंगे, कैसे निकालते हैं कि जैसे इस ए के पास कितनी चॉइसेस हैं, ए के पास 4 चॉइस है, इस बी के पास कितनी चॉइस है, 4 चॉइस है, इस सी के पास कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइस है, तो 4 के पार कितना हो गया, 3 हो गया, एंड दैट इज नंबर ऑफ फंक्शंस। फाइन। तो ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमने मेन लेक्चर में कवर नहीं करी है, बट ये एमसीक्यूज को देखकर ही समझ में आती है, तो यहाँ पर हम इनको कवर कर रहे हैं। तो ये किस चीज का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फंक्शंस। फाइन, ये लीजिए, तो नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला इधर वाला बेस और इधर वाली पावर, तो हमने ये लिख दिया। अगर हम लोग इनमें से वो वाले फंक्शंस निकाल दें जो क्या कर रहे हो, जो इन पर जा रहे हो, जैसे कि सारे के सारे 1 पर जा रहे हो वो हटा दो, सारे के सारे 2 पर जा रहे हो वो हटा दो, 3 पर जा रहे हो, 4 पे जा रहे हो, मतलब अगर एक भी छूट रहा हो अगर हम वो भी निकाल दें तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करने के लिए हमें इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशंस का यूज करना पड़ता है, बट क्योंकि आज किस्मत थोड़ी सी अच्छी है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये एक आसान क्वेश्चन है। और इसको करने के लिए हम कैसे सोचेंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट इज नथिंग बट 2 टू द पावर n, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ फंक्शंस का। और मैं इसमें से 2 माइनस कर रहा हूं, क्यों, वो वाली कंडीशन माइनस कर रहा हूं जब सारे के सारे क्या हो रहे होंगे, ए पर जा रहे होंगे, और या फिर सारे के सारे कहां पर जा रहे होंगे, बी पर जा रहे होंगे, तो मैं इन दोनों कंडीशंस को माइनस कर रहा हूं। अगर सब के सब बी पे नहीं गए, सब के सब ए पे नहीं गए, तो अपने आप ही काम तो मेरा बन ही जाएगा ना, फिर तो ये ऑन टू होगा ही हमेशा। अगर सबके सब ए पे गए तो इसका बी छूटेगा, तब ऑन टू नहीं है, सबके सब बी पे गए तब ए छूटेगा, इसका तब ऑन टू नहीं है, तो मैंने इसलिए 2 को माइनस कर दिया 2 के बाद n से, तो टोटल फंक्शंस में से मैंने 2 माइनस कर दिए, तो दैट्स द आंसर, 2 टू द पावर n माइनस 2। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर यहाँ पे एलिमेंट बढ़ेंगे तब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 एलिमेंट आ गए तो आपने भी 3 लिख दिया, ऐसा नहीं, फिर इसमें थोड़ा फैक्टोरियल का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके फॉर्मूले मैंने अभी कहा जैसा मैं यहाँ पर लगा दूंगा, तो आपको भी ज्यादा आसान रहेंगी चीजें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ओके, जिसमें एक फंक्शन है जो r टू r है, ये रही फंक्शन की डेफिनेशन 1/x। ओके, हमें बताना है क्या है ये 1 1 ऑन टू। ओके, तो 1/x है, फंक्शन r टू r है, r का मतलब 0, यहाँ पे 0 रख नहीं सकते, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इसलिए हमने जब ये क्वेश्चन किया था तब हमने यहाँ पे r नॉट लिखा था, r0, बट आज बुक वाले ने दिया है कि आर टू आर चेक करिए, बट आर टू आर तो हम तब चेक करते हैं ना अगर डिफाइन होता फंक्शन, फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 पे तो दिक्कत कर देगा, 0 रख नहीं सकते ना यहाँ पे, तो इसलिए फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ओके, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पीछे करा था, वो आर टू आर था, ये Z2
जेड है, वो -1 to 1 था, मतलब -1, 1 से -1, ये जेड टू जेड है, और हमें बताना है कौन से फंक्शंस इनमें से बाइजेक्शन है, मतलब बाइजेक्टिव है। सबसे पहले फिर वही चीज बिठाते हैं बाइजेक्टिव, चलो पहले बिठाते हैं अब तो, x³ सोचिए 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, हर बार अलग अलग आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है, इसका मतलब 1 1 तो है, ऑन टू है क्या, 1 चला गया 1 पे और 2 चला गया 8 पे, तो बीच के 2 3 4 5 6 7 वो तो एलिमेंट छूट ही गए, इसका मतलब 1 2 नहीं है। इस पे आइए 1 2 3 4 -1 हर बार अलग अलग आंसर मिल रहा है, और क्या सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे, कोई भी ऐसा है जो छूटेगा? सारे इंटीजर्स मिल जाएंगे आपको इसमें आराम से। 2x+1 सोचिए, -1 -2 1 2 3 0, हर बार अलग अलग आंसर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ऑन टू के लिए चेक करिए, क्या सारे के सारे इंटीजर्स आपको मिल रहे हैं? ये जो लिखे हुए है ना, ये सिर्फ ऑड नंबर देगा, ये ऑड आउटपुट। आप इसमें 1 रखेंगे तो ये 3 दे देगा, 2 रखेंगे तो 5 दे देगा, तो भैया जो उधर जो इवन नंबर बेचारे बैठे हैं वो उनका क्या होगा? वो तो आ ही नहीं पाएंगे कभी भी, ऑन टू नहीं है। x² + 1, ये तो -1 और 1 पे सेम आंसर दे देगा, इसलिए गलत है, और इसकी रेंज तो 1 to ∞ है, तो इसलिए भी आपको बहुत सिंपल ढूंढना है। जैसे इसमें हमने क्या ढूंढ लिया, इसमें हमने ढूंढ लिया 2 की प्री इमेज नहीं है, 2 प्री इमेज नहीं है। इसमें हमने क्या ढूंढ लिया, इवन नंबर्स की प्री इमेज नहीं है, इवन की प्री इमेज नहीं है। इसमें हमने क्या ढूंढ लिया, -1 और 1 सेम लोकेशन पे जा रहे हैं, -1 का स्क्वायर 1 तो 2 पे जा रहे हैं ये, इसलिए ये 1 1 नहीं है। और ये ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी रेंज 1 to ∞ है। अब 1 to ∞ भी नहीं बोलना चाहिए कायदे में, तो क्योंकि इंटीजर्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर कैसे बोल देंगे कि वही है कि 2 की 0 की किसी की भी प्री इमेज ही नहीं मिल पा रही, 0 तो कभी आंसर ही नहीं आ पाएगा, तो 0 की प्री इमेज नहीं मिल पाई। बस ऐसे सोच रहे हैं, क्वेश्चन देखने में आपको लगेंगे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल हो भी सकता है, अगर आपकी प्रैक्टिसिंग नहीं है तो टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट पेपर में आते हैं बच्चे 2 2 सेकंड में भी कर देते हैं। प्रैक्टिस करिए, होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। इसमें क्या दे रखा है, एक फंक्शन है जो 2 to ∞ से रियल नंबर पे जाने की कोशिश कर रहा है, एंड दिस इज द फंक्शन एंड वी हैव टू फाइंड द रेंज। ओके, मुझे लगता है हमने कई बार पहले भी किया हुआ है, शायद होमवर्क में भी पहले दिया हुआ था। बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल 5 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हालांकि हमने 1 नंबर में लिख दिया है, बट इसका जो औकात है वो बिल्कुल 5 नंबर वाली है, जब ऑन टू निकालने के लिए यही क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसमें वैसे तो 2 से बोला हुआ है, 2 इसका जो डोमेन है बेसिकली वो 2 है, मैं 2 से स्टार्ट करना है इसे। हालांकि मैं इसमें सबसे पहले बिना कुछ, मतलब मैं फील ही नहीं करता कि ये भी कुछ है, मैं डायरेक्ट सोचता हूँ क्या होता है। मैं तब कैसे निकालता हूँ इसे, y = x² - 4x + 5, जैसे रेंज निकालते हैं, तो रेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे मैं पीछे भी करता हुआ आया हूँ, पहले उसी तरीके का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि अगर ये होता तब कैसे हम सोचते हैं इसको। फाइन, तो यहाँ पे हम श्वेतधाराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, माने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि क्या कहता है, -b + (b² - 4ac अपॉन 2a। सो x = 4 ± 4 4 16, 5 4 20 प्लस 4y अपॉन 2। तो फिर हम इसके बाद लिखते हैं दिस, जो ब्रैकेट के अंदर है, विच इज 4y - 4 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और तो कुछ है ही नहीं, सो y इज ग्रेटर देन 1। y 1 से बड़ा आना चाहिए, मतलब y बिलोंग्स टू 1 to ∞। फाइन, ये रेंज है। अब ये रेंज क्या है, ये रेंज तब है जब यहाँ पर डोमेन क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। मैं दुनिया में कोई भी नंबर रख रहा हूँ तो 1 तो मिनिमम आंसर आएगा ही आएगा। फाइन, लेकिन हो सकता है क्या पता यहाँ पे कुछ बिलअप कर दे वो। अभी के लिए मेरे हिसाब से आंसर ये है, कब, जब यहाँ पर रियल नंबर होता। अब मेरे को एग्जैक्टली चेकिंग भी यही करनी है, क्या 2 पे इसका आंसर कितना होता है, 2 2 4 9 4 2 8 1, इसका आंसर 2 रखने पे ही 1 ही आ रहा है, कोइंसिडेंट। हो सकता है ये भी ब्लफ हो जाए। अब हम इसको एक दूसरे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे, जैसे 1 2 एंड 3 मैंने ये बोला और 1 यहाँ पे बोला, मैंने कहा 2 पे, अभी मैंने यहाँ पे जब रख के देखा तो 2 पे इसका आंसर कितना आया, 1, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट कर दिया। मैं कह रहा हूँ 1 to ∞ इसका आंसर है, मतलब 1 मिनिमम आंसर आएगा। इसका मतलब मुझे पता है कि 1 पे इसने टर्न तो मारा ही होगा,
तो पैराबोलिक ग्राफ है ना, तो मजबूरी में यही होगा ना फिर तो। ये देखिए किस्मत कैसी है ना कि मैंने ये आंसर निकाला और 2 टू इन्फिनिटी ही टर्न मार रहा होगा ये ग्राफ पक्का 100%, क्योंकि 2 पे इसका आंसर कितना आ रहा है 1, और 1 टू इन्फिनिटी भी इसकी रेंज है, तो मतलब 1 इज द मिनिमम आंसर। मतलब ये ग्राफ यहीं पे टर्न तो मारेगा ही, क्योंकि पैराबोला है ना, अगर इसके नीचे से कहीं से भी टर्न मारेगा फिर तो मिनिमम आंसर 1 हो ही नहीं पाएगा, और 2 पे भी इसका आंसर 1 ही है। इसका मतलब इसलिए इसमें कोई भी लफड़ा नहीं हो रहा है। बट अगर द केस इज 1 2 3 और 1, इसका आंसर आपने जैसे सोचा 1 टू इन्फिनिटी इसकी रेंज है, तो 1 टू इन्फिनिटी में ग्राफ तो कहीं भी हो सकता है ना। फिर इस बात की क्या गारंटी है कि जो जो 2 है, जो 2 है, जैसे कि अगर मैं इसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसा बना दूं, 1 पे मेरे को इसे टर्न करवाना है खाली, तो मैंने 1 पे यहाँ पे टर्न करवा दिया, तो 2 पे जो इसका आंसर आ रहा है वो भी यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इसकी भी रेंज क्या है 1 टू इन्फिनिटी है, बट 2 पे इसका आंसर कुछ और आ रहा है। लेट्स से 2 पे इसका आंसर 2 ही आ रहा होता है, तो देन द आंसर शुड बी 2 टू इन्फिनिटी, द रेंज शुड बी 2 टू इन्फिनिटी। बट क्योंकि आज क्या हो रहा है कि जहां पे इसने टर्न मारा है और जो इसकी रेंज आ रही है वो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए कोई लफड़ा नहीं है। हालांकि ये सब चेक करने के लिए हम इसमें डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख सकते हैं, वो भी एक तरीका है। एक दूसरा तरीका भी है, अगर पेज खाली छुटा होगा, नहीं छुटा है तो थोड़ा सा मिटाते हैं, और एक दूसरे तरीके से ही मैं आपको करवा देता हूँ। वो तो मतलब उससे तो आपका कंफर्म चलेगा ही चलेगा काम। ये तो मैंने इसलिए करवा दिया क्योंकि ऑन टू भी हम इससे ही पता करते हैं ना, इसलिए मैंने इससे करवा दिया। बट अगर इसको आप दूसरे तरीके सोचें तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले से, तो वो क्या कहता है 4 को 2 से डिवाइड करिए तो 2 का स्क्वायर जोड़िए घटाइए, ऐसा करिए, और फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1, ये बना। तो इसे स्क्वायर मत ही लिखो तो ठीक है, ये लीजिए, बस ये आ गया। अब आप इसमें सोच लीजिए कि इसका आंसर जिंदगी भर क्या रहेगा, 1 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। और 2 रखने पे यहाँ पे 0 बन रहा है, तो 2 पे इसका आंसर 1 ही आ रहा है। आप कोई और इसमें नंबर रखेंगे तो ऐड होता रहेगा, तो 2 पे इसका आंसर 1 है, सो दैट्स द आंसर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से भी हो जाएगा, हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया क्यों, क्योंकि 10th क्लास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर कट गया था, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा। पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप इससे तो बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इसमें हमारे पास एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पे, ये रही फंक्शन की डेफिनेशन, और ये रहा f ऑफ एफ एक्स निकालना है। आ सकता है पेपर में ऐसा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आप देखें कि अच्छा सर ये तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के जैसा लग रहा है, लग वैसा ही रहा है, आ भी सकता है। ये कोई इतना गंदा कॉम्पोजिशन नहीं है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एच, ऐसा नहीं है, एफ ऑफ एफ एक्स है, आ सकता है क्वेश्चन पेपर में। तो कैसे सोचेंगे इसको, तो एफ एक्स हमको दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3, और एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है कि जहां जहां भी एक्स दिख रहा है वहां वहां पर क्या कर दीजिए, एफ एक्स लिख दीजिए, ये लीजिए। अब एफ एक्स को रख दीजिए, तो एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एफ एक्स का मतलब क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3, एंड इसकी पूरे की पावर 3 एंड इस पूरे की पावर 1/3। ये लीजिए, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने जो यहाँ पे ये जो एफ एक्स दिख रहा था आपको, बस इसी को ही ये डाल दिया है इतना, ये लीजिए, फाइन। ओके, सो नाउ इट बिकम्स 3, ये 3 से 3 पावर तो कट गई, सो ये बना 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब, जिसकी होल पावर आई 1/3, 3 से 3 कटा, एक्स क्यूब पावर 1/3 विच इज एक्स ओनली, सो दैट्स द आंसर। इसमें ऑप्शन नहीं है, पेपर में तो ऑप्शन आएंगे, तो इस तरीके से आपको करना है। एफ ऑफ एफ एक्स तो आ सकता है, कोई टफ नहीं है, एफ ऑफ जी शायद ना आए, बट एफ ऑफ एफ एक्स तो मेरे हिसाब से आ सकता है पेपर में, फाइन। सो नाउ देयर इज वन क्वेश्चन विच सेज इन दोनों में से कौन सा ग्राफ फंक्शन दर्शा रहा है और कौन सा नहीं दर्शा रहा है। फंक्शन दर्शाने के लिए बहुत सिंपल है, वर्टिकल लाइन टेस्ट का हम यूज करते हैं। तो आप वर्टिकल लाइन बनाइए, हर बार एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है इसलिए सही है, एक लाइन बनाइए इतने सारे पॉइंट्स पर कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको एक एक्स के लिए बहुत सारी क्या मिल रही है, वाई की वैल्यूज। जैसे आपने ये एक्स बोला, ये मान लीजिए 1 होता, तो ये भी वाई की वैल्यू आ रही है, ये भी वाई की वैल्यू आ रही है, ये भी, तो एक एक्स के लिए आपको इतने सारी वाई की वैल्यूज मिल रही हैं, फाइन। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम पता करते हैं कि कोई फंक्शन है या नहीं है, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम पता करते हैं कि वो 1 1 है कि मैनी 1 है।
नाउ क्वेश्चन 28 जिसमें कि बोला है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 एंड रियल नंबर से रियल नंबर पे है। ओके, 1 1 on 2 ये सब चेक करना है। ठीक है, तो 1 1 है क्या? 1 1 के लिए तो बहुत सिंपल है, -1 की पावर 4 वो भी 1 है और 1 की पावर 4 वो भी 1 है, तो 1 1 तो नहीं है, ये 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए कैसे चेक करेंगे? इसको इधर भेजिए, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, सो x इक्वल टू पावर 4 तो y, तो y क्या होना चाहिए? हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 to infinity। बिल्कुल। तो ऑन टू भी नहीं है ये। इसके लिए तो रेंज निकालते हैं ना खाली। हाँ, अगर यहाँ पे रियल रियल के जगह कुछ और होते हैं, इंटीजर या नेचुरल नंबर, फिर हम डिस्क्रीट करके पुट करते हैं एलिमेंट्स को, बट अभी तो कुछ ऐसा है ही नहीं, रियल नंबर है, रेंज निकाली, पता चल गया। सो द करेक्ट आंसर इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। पेपर में कई बार आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, तो उसमें फिर उल्टा पड़ता है सब कुछ। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। ओके, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पता नहीं एफ इनवर्स करके पेपर में लिखा हुआ देगा या नहीं देगा, बट इसके जैसा पूछ तो बिल्कुल सकता है। इसमें बोला एक फंक्शन ये रहा, ठीक है, एक्स निकालिए जब एफ इनवर्स एक्स 0 होगा। जब एफ इनवर्स एक्स 0 होगा तब निकालना है फंक्शन। अब इसमें ना कई बार हम जल्दीबाजी में ना ऐसा कर दे कि एफ एक्स को 0 के बराबर रख के बैठ गए, तो आपने एफ एक्स को अगर 0 रख दिया तो एक्स की वैल्यू -3/2 आ जाएगी, ये वो नहीं है। आप नोटिस करेंगे ये वो चीज नहीं है। इसमें अगर आप दूसरे एंगल से भी इस क्वेश्चन को सोचेंगे तो ये कुछ ऐसा है कि एफ इनवर्स एक्स तो 0 है, इसका मतलब एफ ऑफ 0 एक्स है। सोचने में तो क्या ही जा रहा है, फिर यहाँ पे 0 रख दो, तो 2 × 0 + 3 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू 3, ये आ गया। ऐसे भी सोच सकते हो, इसे एक्स की वैल्यू तो निकालनी है इसमें। और या फिर दूसरा तरीका क्या सोच सकते हैं कि एफ इनवर्स एक्स यहाँ से पहले निकाल लो, तो y इक्वल टू 2x + 3 है, तो y -3/2 इक्वल टू एक्स आया। फाइन, ऐसे ही लिखते हैं। तो ये x, इसको क्या बोलते हैं हम? एफ इनवर्स y। सो एफ इनवर्स x अगर मुझे लिखना होगा तो वो क्या हो जाएगा? x -3/2, ये आया। बुक वाले ने कहा है एफ इनवर्स x 0 होना चाहिए, सो x -3/2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3। दे दीजिए। ऐसा सोच लो चाहे ऐसा सोच लो, दोनों तरीके ठीक है। जब मैं इस क्वेश्चन को डाल रहा था तब मेरे सामने ये वाला आंसर आ रहा था, बट ये भी ठीक है। अभी जब मैं करने बैठ रहा हूँ तो मेरे को ये ज्यादा सही लग रहा है, दोनों ही तरीके सही है। फाइन, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज द 30th क्वेश्चन, सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कि हमें बोला है एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर पे है। फंक्शन की डेफिनेशन है कि वो 10x है, और एफ इनवर्स 1 बताइए क्या है। वैसे तो ये इतना मतलब इतना टफ तो है नहीं सोचना, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 10x, इसको हम y भी बोलते हैं, और 10 को इधर भेज दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? 10 इनवर्स y इक्वल टू एक्स। तो उसमें वही बोला हुआ है कि 10 इनवर्स 1 है ना, जैसे 10 इनवर्स 1x, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 45 डिग्री होनी चाहिए, 45 डिग्री। फाइन, द करेक्ट आंसर शुड बी π/4, बट इसमें थोड़ी सी ये वाला पंगा भी है कि इसमें ये भी है, जनरल आंसर भी इसमें लिखा हुआ है, तो उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं? आप नोटिस करिए, π/4 पे मुझे सही आंसर मिला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 45 डिग्री पे। अगर 45 डिग्री पे सही है तो 10 थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अगर मैं पाई में π/4 भी ऐड कर दूं तो ये भी क्या होगा? सही होगा। ये भी गलत आंसर नहीं है, 5π/4 भी सही आंसर होगा। मतलब n को अगर 1 रखता हूं तो पाई प्लस वो दिख रहा है, फिर से घूम के जाऊंगा तो 2π + π/4 भी अगर लिखता हूं तो भी सही आंसर आएगा, वही आएगा, 1 ही आ जाएगा। n को 2 रखूंगा तो वही आ जाएगा। आप इस तरीके से अगर चलते रहेंगे तो आपको फील होगा कि nπ + π/4 इज द करेक्ट ऑप्शन। π/4 भी सही है, लेकिन जब ये उससे ही बड़ा है ना, ये उससे जनरलाइज्ड है, तो ये अभी के लिए ज्यादा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। फाइन, सो आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन होमवर्क के लिए नहीं है, आप लोग इस लिंक पे जा सकते हैं। इस लिंक पे जाके आप लोग ये वाले बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, जिसमें एग्जाम आइडिया बहुत अच्छी बुक है एमसीक्यूज के लिए। इसमें और भी ज्यादा एमसीक्यूज हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि 30 एमसीक्यूज के बाहर की भी आपको कोई जरूरत है।
जो केस स्टडीज हैं वो हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। 5 केस स्टडीज हैं, तो मुझे लगता है उसके बाद दूर दूर तक भी कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस पूरे के पूरे चैप्टर को कहीं और से पढ़ने की, क्योंकि 30 एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज इस चैप्टर से एक ही एमसीक्यू आना है, वो भी मुझे लगता है कि इक्विवेलेंस क्लास का आएगा, तो उसको अच्छे से कर लें। बाकी सब आपकी अपनी प्रैक्टिसिंग के लिए आ भी सकते हैं, बोर्ड तो कोई नहीं जानता। आप ये वाली बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम आइडिया, अरिहंत के चैप्टर वाइज खरीद भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, लेवल भी बहुत सही है। फाइन, तो बाकी इफ़ यू हैव एनी डाउट या फिर आपको लगता है कोई एमसीक्यू पर्टिकुलरली किसी और तरीके से होना चाहिए था, ज़्यादा आसान उससे रहता, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगर आपसे कोई नहीं हो पा रहा है कोई क्वेश्चन, या पर्टिकुलरली आपको लगता है कि वो हमने टफ तरीके से किया है, बट जिस बुक से आप देख रहे हैं सॉल्यूशन या गूगल पे, तो वो ज़्यादा आसान आपको लग रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन को भेज सकते हैं। हम ट्राई करेंगे और ज़्यादा ऑप्टिमाइज और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करने का। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें कि हम सारी की सारी केस स्टडीज करेंगे। थैंक यू।